हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ये आज थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो क्लासेस इसकी अपलोड हो चुकी हैं एंड इसके अलावा हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 11 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं ये, और उसके पहले के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये सब आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में ही क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था, सॉरी 25 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ इजिप्ट इंक्लूड। इजिप्ट की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है उनमें कौन कौन सी कॉस्ट्यूम्स आती हैं? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? गलेबिया, सेबला, जबला, यालिक। जो जबला जो है ये हमारा इजिप्ट ड्रेसेस में नहीं आता है, तो जिसमें जिसमें 3 ऑप्शन है वो हट जाएगा। बचा कौन सा? सी वाला। तो गलेबिया, सेबला और येलेक ये सभी इजिप्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग। इनमें से कौन से यार्न नंबरिंग के डायरेक्ट सिस्टम है? ऑप्शंस क्या है? कॉटन काउंट, वुस्टेड काउंट, डेनियर या टैक्स। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो डायरेक्ट नंबर सिस्टम है या डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम है उसमें डेनायर और टेक्स्ट आता है। ये डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम में आते हैं। डायरेक्ट नंबर सिस्टम जो है ये डेनायर और टेक्स्ट आते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा कि जो डिनायर और टेक्स्ट हैं ये हमारे डायरेक्ट नंबर सिस्टम में आते हैं। और ये नंबर सिस्टम कितने दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट नंबर सिस्टम और एक इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट नंबर सिस्टम और एक इनडायरेक्ट नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आर। जो डिजाइन है, डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो हमने कितने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। तो हम ऑप्शंस देखें, रिपीटिशन, बैलेंस, मूवमेंट, हार्मनी, रिदमिक या बैकग्राउंड। तो हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़े हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या डिजाइन हमें यहाँ पे देखने हैं प्रिंसिपल जो कि 5 होते हैं। एक तो रिपीटिशन हो गया, दूसरा बैलेंस हो गया, तीसरा हार्मनी और चौथा रिदमिक। ये हमारे 4 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। पांचवा एक बच गया, वो क्या है? एम्फेसिस मीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमारे 5 प्रिंसिपल है। उसके अलावा जो बचा मूवमेंट बचा, बैकग्राउंड है, लाइन है, कलर है, ये सब हमारे एलिमेंट ऑफ आर्ट हो जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? फॉलोइंग कलर्स आर कूल कलर्स। कूल कलर्स कौन से होते हैं? जो ग्रीन एंड ब्लू शेड में होते हैं। जो ग्रीन एंड ब्लू होते हैं ये हमारे कूल कलर होते हैं। जैसे कहीं पानी के पास जाओ, पानी ब्लू दिखता है, पानी के पास जाइए ठंडा लगता है। ग्रीन मतलब ट्रीज के पास जाइए ठंडा लगता है। तो ग्रीन ब्लू, उसके बाद ग्रीन और ब्लू के जितने भी मोनोक्रोम्स हैं या उनके एनालॉग कलर्स हैं ये सब हमारे कूल कलर्स में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा कलर स्कीम, आपने अगर कलर स्कीम में आपको कंफ्यूजन है या जो भी हमारी कलर स्कीम्स है वो कैसे काम करती हैं क्या है, इससे अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऊपर आई बटन पे देखिए, आपको कलर स्कीम का एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। जिसके बाद आपकी कलर स्कीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? ब्लू ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। तो हमारा 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वर्कर इनपुट्स गिवन बिलो। तो ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के
कंपोनेंट्स क्या है, ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, ये हमको बताना है। ऑप्शंस क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, टेम्पोरल, फिजिकल एंड अफेक्टिव। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस हमारा क्या आता है, अगर हम बात करें सबसे पहले आता है हमारा अफेक्टिव, फिर कॉग्निटिव, फिर टेम्पोरल, देन फिजिकल। ACTP ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इनके निमोनिक्स बना के कि सबसे पहले ए आता है, ACTP। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव मतलब इमोशनल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब जो मेंटल वर्क होते हैं वो, उसके बाद टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड, देन फिजिकल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इन टीचिंग होम साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी एक्सपीरियंस हैव इम्पोर्टेंट वैल्यू। जब भी हम होम साइंस टीचिंग की बात करते हैं तो कौन से लेबोरेटरी एक्सपीरियंस हैं जिनकी वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है, जिनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, ये हम लोग किसमें यूज करते हैं, रिसर्च में। रिसर्च में जब हमको कोई डेटा कलेक्ट करना होता है, फर्स्ट हैंड या प्राइमरी डेटा, जहाँ पे हमें जो भी कम्युनिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है या किसी, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये हमारा रिसर्च में यूज होता है। बचा कौन सा, प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेटरी और एक्सपेरिमेंटल, ये हमारे आ जाते हैं कौन से, होम साइंस टीचिंग में यूज होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हम यूज करते हैं पार्टिसिपेटरी, फिर एक्सपेरिमेंटल, देन प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले पार्टिसिपेशन, जब पार्टिसिपेशन होगा तब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जब एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उसका प्रोडक्टिव या रिजल्ट आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वुमेन एम्पावरमेंट डिनोट्स, वुमेन एम्पावरमेंट क्या बताता है या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या होना चाहिए। ऑप्शंस क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द हाउस होल्ड वर्क, फ्रीडम फ्रॉम द हाउस होल्ड वर्क, enable women to insist upon their rights and asserts themselves, development of the ability for women to make appropriate decision, या haters to women। वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहले क्या है कि जो भी वुमेन है, ठीक है, उसको क्या है, इंसिस्ट अपॉन देयर राइट्स एंड एसेट्स, जो वुमेन के जो अपने राइट्स हैं उनको, उनके बारे में पता होना चाहिए। देन क्या है हमारा कि एबिलिटी ऑफ वुमेन टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, वुमेन्स के जो भी डिसीजन हैं वो वुमेन्स को खुद लेने चाहिए या उनको अपने जो डिसीजंस हैं वो लेना आना चाहिए। तो ये मेनली वुमेन एम्पावरमेंट में आता है कि जो वुमेन्स के राइट्स हैं या वो जो करना चाहती हैं उसका राइट होना चाहिए उनको। उसके बाद जो भी डिसीजंस हैं उनके खुद से रिलेटेड, वो डिसीजंस उनको लेने आने चाहिए। और तो यही हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द यूज ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटीज एक्वायर्ड थ्रू नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे हमें बात किसके बारे में करनी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से हमको जो नॉलेज या एबिलिटीज मिलती हैं तो उनका हम उपयोग कैसे करते हैं, उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, competency in doing similar works, increase employment opportunities। जहां अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये आउट ऑफ द क्लासरूम, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके लिए कोई प्रॉपर क्लासरूम नहीं होता है, फिक्स करिकुलम नहीं होता है, कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, कोई डिग्री नहीं मिलती है। और वही उल्टा इसका फॉर्मल में क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, ये क्लासरूम के अंदर दिया जाता है, इसमें एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट होता है, डिग्रीज मिलती हैं। तो नॉन फॉर्मल में क्या मेनली होता है कि जो भी, जिसको भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, एक तो पर्सनल डेवलपमेंट हो सके,
उसके बाद उनको जो भी वो काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर लें। देन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो एम्प्लॉयमेंट्स कर सकें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन और रीजन। असर्शन में क्या है, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट्स के लिए मिल्क कंप्लीट फूड है। तो ये तो हमारा सही है कि मिल्क को तो हम वैसे भी बोलते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। विनिंग शुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर 8 मंथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो विनिंग है उसको 8 महीने में स्टार्ट करनी चाहिए। कितने महीने में स्टार्ट करनी चाहिए, तो विनिंग जो है उसको हम लोग 6 मंथ्स पे, या विनिंग जो है वो 6 मंथ्स पे स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ जो चाइल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो मिल्क से फुलफिल नहीं होती हैं, तो मिल्क के अलावा उसको सप्लीमेंट्री फूड्स चाहिए। तो चाइल्ड में जो विनिंग है वो 6 मंथ पे स्टार्ट करनी चाहिए। तो असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्या है, assertion biofortification is done to inhibit the natural enzymatic process and to increase shelf life। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बायोफर्टिफिकेशन है वो क्यों किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज है उसका जो नेचुरल एंजाइमेटिक प्रोसेस है उनको इनहिबिट करना और उनमें सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। उसका रीजन क्या दे रखा है, इट चेंजेस द न्यूट्रिटिव कंटेंट ऑफ फूड विच डिलेज द राइपनिंग प्रोसेस। और ये इसका रीजन क्या दिया है कि इसका न्यूट्रिटिव कंटेंट जो है फूड का वो चेंज कर दिया जाता है, जिससे राइपनिंग की प्रोसेस है वो डिले हो जाती है। एक तो यहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन तो किया जाता है, लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी नेचुरल प्रोसेस को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है। मीन्स नेचुरल एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो भी है वो होगा, कोई भी नेचुरल एंजाइमेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो ये तो हमारा असर्शन गलत हो गया। रीजन क्या दिया है कि न्यूट्रिटिव कंटेंट फूड का चेंज करते हैं। न्यूट्रिटिव कंटेंट चेंज नहीं करते हैं, इसको न्यूट्रिटिव कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, विच डिलेज द राइपनिंग प्रोसेस। और इस न्यूट्रिटिव कंटेंट का राइपनिंग प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, जिस भी फूड में की जा रही है उसकी कोई भी नेचुरल प्रोसेस को छेड़खानी नहीं की जाती है, उसकी नेचुरल प्रोसेस जैसे है वैसे ही चलती है। बायोफर्टिफिकेशन में ओनली एक काम किया जाता है कि उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करना, उसमें और न्यूट्रिएंट कंटेंट को इम्प्रूव करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शंस गलत हैं, तो हमारा बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, assertion infective hepatitis type A is due to a virus generally transmitted through air contamination। जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है ये एक वायरस है जो कि एयर कंटामिनेशन के थ्रू, एयर के थ्रू कंटामिनेट होता है, तो ये गलत है। अगर हम बात करें इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस टाइप ए की, तो ये जो अनसेफ फूड और वाटर होता है उससे स्प्रेड करता है, ये एयर से स्प्रेड नहीं करता है। जो भी पर्सन जो हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टिव है उससे कांटेक्ट में जो भी फूड या वाटर आ रहा है जो कि अनसेफ है, कंटामिनेटेड है, तो फूड और वाटर से स्प्रेड करता है, एयर से स्प्रेड नहीं करता है। तो हमारा ए जो है गलत हो गया। रीजन क्या दिया है, द डिजीज मैनिफेस्ट सिम्टम्स लाइक एनोरेक्सिया, फटीग, नोसिया, वॉमिटिंग, फीवर, वेट लॉस एंड जॉन्डिस। तो अगर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, एनोरेक्सिया होगा, फटीग भी होगा, नोसिया भी होगा, वॉमिटिंग, फीवर, वेट लॉस एंड जॉन्डिस। तो हमारा रीजन तो सही है बट हमारा असर्शन गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। हमारा असर्शन गलत है लेकिन हमारा रीजन तो है ये सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, क्या है, सिस्टम theory's doctrine is that the whole of the entity is more than the sum of its part।
रीजन क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिनर्जिस्टिक वर्किंग ऑफ मेंबर्स विच इज कॉल्ड PERT। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सिस्टम सिद्धांत या सिद्धांत है कि किसी इकाई का पूर्ण हिस्सा उसके हिस्सों के योग से अधिक है या सदस्यों के सहकारी सहक्रियात्मक समाज कामकाज पर आधारित है, जिसे PRT कहा जाता है। तो ये तो है कि जो सिस्टम थ्योरी डॉक्ट्राइन होल ऑफ द एंटिटी इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यहाँ पे कहा गया जो पूरा सिस्टम है हमेशा इसके पार्ट से अधिक है। जैसे कोई ये पूरा सिस्टम है, इसमें 6 पार्ट मिलके लग रहे हैं, यहाँ पे हम पार्ट्स को अलग अलग देखेंगे तो ये हमेशा कम रहेंगे। तो जो संपूर्ण सिस्टम है या होल सिस्टम है ये पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है और इम्पोर्टेंट होता है। असर्शन हमारा सही है। लेकिन अगर हम बात करें रीजन की कि ये बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिनर्जिस्टिक वर्क ऑफ मेंबर्स विच इज कॉल्ड PRT, तो ये गलत है, हमारा रीजन गलत है, पर हमारा असर्शन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A is correct but R is false। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Assertion transition means adjustment to new values, expectation, interest and new set of behavior। अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन का मतलब बदलाव या बदलाव, ट्रांजिशन मतलब बदलाव का अर्थ होता है कि न्यू वैल्यूज, न्यू एक्सपेक्टेशन, न्यू इंटरेस्ट और न्यू बिहेवियर्स के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमारा असर्शन तो सही है। अब रीजन क्या है हमारा? अगर हम रीजन की बात करें, इन ट्रांजिशन पीरियड ऑलवेज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल चेंजेस टेक प्लेस। कि इन ट्रांजिशन पीरियड में हमेशा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चेंजेस टेक प्लेस। तो जरूरी नहीं कि हमेशा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चेंजेस हो। तो हमारा रीजन गलत है। एक तो जब बदलाव हो रहा है तो कुछ चीजें तो बदलेंगी, हो सकता है फिजिकल चीजें चेंज हो रही हो, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, आपके इमोशनल चीजें चेंज हो रही हो, पर जरूरी नहीं है कि हर बार फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चीजें बदल रही हो। तो हमारा असर्शन सही है और हमारा रीजन गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास और कमेंट में बिल्कुल बता के जाइए आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।